नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। देश की राजनीति में लगातार बड़े बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के लगातार विजयी होते जा रहे अश्वमेध रथ के घोड़े को 240 पर रोक दिया, वह इंडिया गठबंधन अब टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर खुशी भी जता रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, यह बिखरेगा, टूटेगा, बटेगा और आखिरकार इंडिया गठबंधन टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठकर नजर आ रहा है सामने दोस्तों कि क्या इंडिया गठबंधन का यह बिखराव भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होने जा रहा है, या इंडिया गठबंधन का यह बिखरना राहुल गांधी को बतौर नेता स्थापित करने के लिए बनाई गई एक रणनीति का हिस्सा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है। नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में पहली बार एक अल्पमत सरकार चला रहे हैं। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन सरकार जो चला रहे हैं उसमें उनकी अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। 240 वाली भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी दलों के सहारे टिककर अपनी सरकार चलानी पड़ रही है। इसलिए इस सरकार की स्थिरता को लेकर कई तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खेले की बात हो रही है, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू के कभी भी साथ छोड़ देने की बात हो रही है। लेकिन इन सब राजनीतिक कयासों के बीच देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी घटना हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर अविश्वास जताते हुए इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन दरअसल ये चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि तैयारी की जा रही है 2029 के लोकसभा चुनाव की। अगर उससे पहले मोदी सरकार गिर गई, विपक्षी दलों का कोई नया गठबंधन तैयार हो सका तो ठीक है, नहीं तो ये चुनाव की रणनीति जो बनाई जा रही है, 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी राजनीतिक गठबंधन में शामिल वो तमाम राजनीतिक दल जो राहुल गांधी का साथ एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या अन्य कोई राजनीतिक दल, या वो तमाम राजनीतिक दल जो आगे कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, चाहे वो लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, एम के स्टालिन हो, या इसमें आप आम आदमी पार्टी को भी गिन लीजिए, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लड़ने की वजह से नाराज है और लगातार इंडिया गठबंधन के अलग अलग राजनीतिक दलों को फोन कर मदद मांग रहे हैं कि आप राहुल गांधी को दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहिए। लेकिन इन सब के बीच इन तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को यह पता है कि राज्य में वो चाहे जितनी लोकसभा सीटें जीत ले, राज्य में चाहे वो जितनी बार सरकार बना ले विधानसभा का चुनाव जीतकर, लेकिन केंद्र की राजनीति में अगर वो नरेंद्र मोदी को हकीकत में हटाना चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ लिए बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। तो क्या इंडिया गठबंधन में जो बिखराव देखने को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन में जो दरार देखने को मिल रही है, वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न को आप गौर से देखिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर अटक गई है या टिक गई है, उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस का प्रदर्शन भी है। दूसरी बड़ी वजह उड़ीसा में एक तरह से विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से नवीन पटनायक का सुपड़ा साफ होना है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि अगर कांग्रेस 115-120 के आसपास पहुंच जाती तो नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। और मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूं कि 240 में से अगर 20 सीटें कम हो जाती, 21 सीटें कम हो जाती, तो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये तमाम नेता किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन नहीं देते। तो अब कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी रणनीति पर वापस लौट रही है। ऐसा लग रहा है कि उसने इंडिया गठबंधन के अपने तमाम सहयोगियों को भी बता दिया है कि चलिए विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़कर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, और लोकसभा चुनाव का समय जब भी आएगा, चाहे वो 2029 में हो तय समय पर या उससे पहले हो,
तब तमाम लोग मिलकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर आपको वो आंकड़ा दोहरा रहा हूं दोस्तों कि 99 के पायदान पर खड़ी कांग्रेस जिस दिन 120 के आसपास पहुंच जाएगी, नरेंद्र मोदी के लिए सरकार में वापसी कर पाना संभव नहीं होगा। और मैं पूरा आंकड़ा लेकर बैठा हूं, मैं तमाम तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि 2024 में उससे कहां-कहां गलती हुई और 2029 में इस गलती को सुधारने की कोशिश कांग्रेस कहां-कहां करेगी। 99 सीटों वाली कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में चाहे वो जब भी हो, कम से कम 21 लोकसभा सांसद बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी ताकि वो 120 के आंकड़े पर पहुंचे और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में या तो सरकार बना सके या अपने सहयोगी दलों के किसी नेता के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनवा सके। सरकार के अंदर कांग्रेस रहेगी या सरकार को बाहर से समर्थन देगी, इसका फैसला कांग्रेस उसी समय करेगी। अब आते हैं आंकड़ों पर दोस्तों। मेरे सामने वो तमाम 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा है कि कांग्रेस को कहां-कहां लगता है कि उससे चूक हुई। और इनमें से ज्यादातर वो राज्य है दोस्तों जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। इसमें एक दो राज्य जरूर ऐसे हैं जहां कांग्रेस सहयोगी दलों के बल पर लड़ती है, वहां भी कांग्रेस को लगता है कि यहां भी इजाफा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उड़ीसा का जिक्र कर चुका हूं। 21 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक लोकसभा सीट जीत पाई। अब चूंकि नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो चुके हैं, उड़ीसा की राजनीति उस दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मैदान में उतरती है तो बीजू जनता दल के समर्थक मतदाता और यहां तक कि बीजू जनता दल के कई नेता भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, कांग्रेस के पाले में खड़े नजर आ सकते हैं। तो उड़ीसा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यह तय लग रहा है कि उसकी टैली यानी उसका आंकड़ा बढ़ सकता है। अब अगर बाकी राज्यों की बात करें, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ लड़ना है, लेकिन सिर्फ 3 लोकसभा सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी, यह भी बढ़ना तय है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला चंद्रबाबू नायडू से और वाईएसआर से होना है, जगनमोहन रेड्डी से होना है। 25 में से 0 सीट यानी एक भी सीट कांग्रेस इस बार नहीं जीत पाई थी। अगली बार कांग्रेस को इस राज्य में टैली बढ़ने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, सीधा मुकाबला कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ होना है। 11 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई पिछले चुनाव में। गुजरात में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के गुजरात के चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस का आंकड़ा 0 रहा था, शून्य रहा था। यहां कांग्रेस को उम्मीद है कि गुजरात में इस बार वो कुछ सीटें भाजपा से छीन सकती है। हरियाणा में 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिली थी, बढ़ोतरी की उम्मीद यहां भी है। हिमाचल प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 4 लोकसभा सीटें आती है हिमाचल प्रदेश से। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, इस बार कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश से भी उम्मीद है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत गुजरात में है, उससे भी ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में है। 0 लोकसभा सीटें मिली। कांग्रेस को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी पार्टी का प्रदर्शन सुधारा जा सकता है अगर पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा जाए। यहां भी सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही माना जाता है। उड़ीसा का आंकड़ा मैं बता चुका हूं आपको। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। राजस्थान की चुनावी राजनीति के मिजाज को समझने वाले लोग ये बखूबी समझते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो यह आंकड़ा निश्चित तौर पर 12 से 15 के बीच में जाकर बैठ सकता है। अन्य राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत की बैसाखी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, पुरजोर तरीके से लड़े तो इस बार जो कांग्रेस के अपने खाते में 6 लोकसभा सीटें आई थी, इसका बढ़ना भी तय माना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो आ रहा है पश्चिम बंगाल। कांग्रेस का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी से होना है। अब ये अलग लड़े या एक साथ लड़े, लेकिन एक बात तो तय है कि जो इस बार एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में सिर्फ मिल पाई थी, 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन 48 सांसदों को लोकसभा में भेजने वाली महाराष्ट्र में कांग्रेस का अपना आंकड़ा जो था वो 13 लोकसभा सांसदों का था। तो यहां भी कांग्रेस को अपनी सीटें
बढ़ाने की उम्मीद है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए हमने टाइटल भी रखा दोस्तों कि 99 प्लस 21 यानी 21 लोकसभा सीटें, 21 लोकसभा सांसद अगर कांग्रेस इन तमाम राज्यों में मिलकर बढ़ा लेती है तो कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 120 पर पहुंच जाएगा। इनमें से ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के आंकड़ों का 120 पहुंचने का सीधा मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों का 240 से घटकर 220 तक पहुंच जाना, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल कम है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि क्षेत्रीय दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जहां भी होती है दोस्तों, क्षेत्रीय दल भाजपा पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन का है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एक रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथी अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा, हमें यह याद रखना होगा कि बयानबाजी सिर्फ इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं आई। कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता पवन खेड़ा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन का वजूद था। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, अब इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। तो कांग्रेस भी इस चीज को मान रही है। तो क्या यह उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि तमाम क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में लड़े, कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में लड़े, ये दल अपने आप को मजबूत करे, लोकसभा चुनाव की जब बारी आए तो ये सब मिलकर लड़े और इस तरह से लड़े कि कांग्रेस के सीटों का आंकड़ा 120 से पार पहुंच जाए, 120 से ज्यादा पहुंच जाए, ताकि तमाम क्षेत्रीय दल मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर, राहुल गांधी वाली कांग्रेस के साथ मिलकर, नरेंद्र मोदी वाली, अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।